हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने अध्याय 11 का प्रश्नावली 1 तक पढ़ लिए थे और आगे हम लोग प्रमेय नंबर 1 और प्रमेय नंबर 2 भी पढ़ लिए थे। प्रमेय नंबर 1 क्या था हम लोग का? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर बाकी दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा खींची जाए तो यह रेखा उन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो ये पहला प्रमेय था। तो प्रमेय क्या बोल रहा है? यदि किसी एक त्रिभुज में, तो क्या बोल रहा है, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर बाकी दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो क्या बोल रहा है आगे, एक रेखा खींची जाए तो यह रेखा उन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो इसे हम लोग आधारभूत प्रमेय भी कहते हैं। जैसे मान लेते हैं ये एक त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें तीन भुजा है ए बी, बी सी और सी ए। तो जिसमें एक भुजा बी सी के समांतर क्या किया गया है, एक रेखा डी ई खींचा गया है। तो क्या बोल रहा है, जो ये दो भुजा बचा हम लोग का ए बी और ए सी, तो इन्हीं दो भुजाओं को क्या करेगा, ये जो हम लोग एक भुजा बी सी के समांतर खींचे हैं डी ई, इनको समान अनुपात में विभाजित करेगा। तो यही बोल रहा है। तो उन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगा। जैसे कि यहाँ पर ए बी को कहाँ पर, डी पर प्रतिच्छेद कर रहा है और ए सी को ई पर, तो इनका जो अनुपात होगा वो बराबर होगा, अर्थात ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए ई अपॉन ई सी। तो ये है, ये हम लोग पढ़ लिए थे। तो एक बार रिवीजन कर लेंगे आप लोग। तो आगे देखते हैं अगला प्रमेय। आगे जो था हम लोग का अगला प्रमेय, प्रमेय नंबर 2। तो प्रमेय नंबर 2 था, क्या था हम लोग का, उसका विलोम था, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो क्या बोल रहा है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगा, यानी कि उनका अनुपात जो समान रहेगा, तो वह क्या होगा, तीसरी भुजा के समांतर होगा। तो ये बोला गया है। तो ये भी पढ़ लिए थे हम लोग। तो आगे देखते हैं। आगे है हम लोग का एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 है क्यू आर एस टी एक समलंब चतुर्भुज है। तो क्या बोल रहा है, क्यू आर एस टी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें क्यू आर समांतर टी एस असमांतर भुजाओं क्यू टी और आर एस पर क्रमशः बिंदु ई और एफ पर स्थित है कि ई एफ भुजा क्यू आर के समांतर है। दर्शाइए कि क्यू ई अपॉन ई टी इज इक्वल टू आर एफ अपॉन एफ एस। तो ये हम लोग को बताना है। तो क्या बोला है यहाँ पर, ये क्यू आर एस टी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें बोला गया है क्यू आर समांतर क्या है, टी एस, यानी कि ये क्यू आर और टी एस समांतर है। तो असमांतर भुजा, तो असमांतर भुजा कौन हुआ, ये क्यू टी और आर एस, ये असमांतर भुजा है जिस पर क्या है, बिंदु ई और एफ इस प्रकार स्थित हैं कि ई एफ भुजा क्यू आर के समांतर है। यानी कि ये जो ई एफ जो भुजा है किसके समांतर है, क्यू आर के समांतर है। तो क्या बताना है हम लोग को, क्यू ई यानी कि क्यू ई अपॉन ई टी, ये क्यू ई अपॉन ई टी इज इक्वल टू आर एफ अपॉन ये एफ एस। तो ये सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हल, Q को S से मिलाया, तो ये Q है, किसको कहाँ से मिला दिए, S से, ये मिला दिया गया है, Q को S से मिला दिया गया है। जो EF को बिंदु G पर, ये EF था, ये EF को कहाँ पर, G पर प्रतिच्छेद करें। तो QR समांतर TS, तो QR समांतर किसके था, ये TS के समांतर दिया था, और EF समांतर किसके, QR, ये भी दिया था। यानी कि यहाँ पर क्यू आर समांतर है टी एस के और ई एफ समांतर किसके हैं, क्यू आर के, ये दिया हुआ था, इस चित्र में दिया हुआ था। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ई एफ किसके समांतर होगा, टी एस के समांतर होगा।
एक ही रेखा के समांतर रेखाएं क्या होते हैं, परस्पर समांतर होती हैं। तो एक ही रेखा के समांतर यदि दूसरी रेखा हो तो वह भी क्या होगा, समांतर होगा। तो इसलिए क्या हो गया, ई एफ समांतर टी एस, तो ये समांतर हो गया। अब त्रिभुज, तो अब जो त्रिभुज ले रहे हैं हम लोग, त्रिभुज क्यू टी एस, क्यू टी एस, इस वाले त्रिभुज में, इस त्रिभुज में क्यू टी एस, तो इस त्रिभुज में देख रहे होंगे कि ई जी समांतर किसके हैं, टी एस के समांतर है। ई जी समांतर टी एस है, क्योंकि ई एफ क्या है, ई एफ समांतर है टी एस के, तो इसलिए ई जी समांतर टी एस भी हो जाएगा। तो इससे पहले हम लोग आधारभूत प्रमेय पढ़े हैं कि यह क्या है, उसका मध्य बिंदु है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, था क्यू ई अपॉन ई टी, क्यू ई अपॉन ई टी इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू जी अपॉन जी एस, ये हो जाएगा। ये इसको इक्वेशन 1 दे दिए। जब इसी प्रकार त्रिभुज इसमें लगा देंगे, इस वाले त्रिभुज में एस क्यू आर में लगाएंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख रहे होंगे कि क्यू आर समांतर किसके होगा, जी एफ के समांतर होगा। तो इसलिए यहाँ पर भी वही आधारभूत अनुपात प्रमेय लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, जी एस अपॉन जी क्यू, ये हो गया जी एस अपॉन जी क्यू। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, एफ एस अपॉन एफ आर, ये हो जाएगा। अर्थात इसको क्या लिख सकते हैं, क्यू जी अपॉन जी एस लिख सकते हैं। उसी प्रकार क्या लिख सकते हैं इसको, आर एफ समांतर एफ एस, तो ये लिख दिए, इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से देख लेंगे हम लोग, तो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 है। तो यहाँ से देखते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो यहाँ देख रहे होंगे कि क्यू जी, इसमें मान रख देते हैं, ये इसका क्यू जी अपॉन जी एस का मान इसमें रख देते हैं, तो क्या हो जाएगी, इसके जगह क्या रख देंगे, ये आर एफ अपॉन एफ एस, तो ये रख दिए, तो क्या हो गया, ये लेफ्ट है, तो क्यू ई अपॉन ई टी इज इक्वल टू आर एफ अपॉन एफ एस, तो यही सिद्ध करना था। तो इस तरीके से सिद्ध हो गया हम लोग का। तो ये याद रखेंगे आधारभूत प्रमेय क्या होता है और किस तरीके से लेना है। तो आइए देखते हैं अब आगे। तो आगे है हम लोग का प्रश्नावली 2, यानी कि 11 का प्रश्नावली 2 है। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 52 मीटर है, इस मैदान का नक्शा कागज पर बनाइए जिसमें पैमाना 13 मीटर अनुपात 1 सेंटीमीटर हो, नक्शे में मैदान की त्रिज्या क्या होगी। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या दिया गया है, कितना है, त्रिज्या 52 मीटर है, इस मैदान का नक्शा कागज पर बनाइए जिसमें पैमाना क्या होना चाहिए, 13 मीटर अनुपात 1 सेंटीमीटर हो, तो नक्शे में मैदान की त्रिज्या क्या होगी। तो पैमाना हम लोग को क्या लेना है, 13 मीटर अनुपात 1 मीटर, यानी कि 13 मीटर को किसके 13 मीटर को कितना लेना है हम लोग को, 1 सेंटीमीटर के बराबर लेकर बनाना है। तो उस वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या कितना है, 52 मीटर है। तो पैमाना लेंगे जिसमें हम लोग 13 मीटर को कितना मानेंगे, 1 सेंटीमीटर मानकर नक्शा बनाना है। तब जो नया नक्शा प्राप्त होगा हम लोग को, उसकी त्रिज्या बताना है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर दिया था हल नंबर 1, तो हल नंबर 1 में क्या दिया था, दिया है मैदान की त्रिज्या दिया था, दिया है मैदान की त्रिज्या, मैदान की त्रिज्या इज इक्वल टू 52 मीटर। मैदान की त्रिज्या 52 मीटर दिया था, 52 मीटर त्रिज्या दिया था मैदान का, और पैमाना दिया था 13 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, इतना दिया था, 13 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर दिया था। तब हम लोग को नक्शा बनाना है, जो नया नक्शा प्राप्त होगा, यानी कि नया वृत्त प्राप्त होगा। तो पहले मैदान के साथ वृत्ताकार था, तो यहाँ पर भी वृत्ताकार मिलेगा। तो आता है नक्शे में मैदान की त्रिज्या, अतः नक्शे में मैदान की त्रिज्या इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 52
अपॉन 13 होगा मीटर, क्योंकि 13 सेंटीमीटर को 13 मीटर को कितना माना है, 1 सेंटीमीटर के बराबर माना है। तो इसको हम लोग सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। तो क्या करना है, इसको जो मैदान की त्रिज्या था 52, उसको क्या कर देंगे, 13 से डिवाइड कर देंगे। तो 13 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा हम लोग का 4 सेंटीमीटर, यानी कि 4 सेंटीमीटर होगा। तो ये 1 जो सेंटीमीटर है वो किसके बराबर है, 13 मीटर के बराबर होगा। तो 4 सेंटीमीटर किसके बराबर हो जाएगा, जब इसमें 13 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 52 मीटर के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो अतः 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार मैदान पर नक्शा प्रदर्शित करेगा। तो यही हम लोग को ज्ञात करना था। तो नए नक्शे का जो त्रिज्या कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। तो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब आगे। तो आगे है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी आयत की दो आसन भुजाओं की माप क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर है। निम्न स्केल गुणांक मानते हुए नए आयत की भुजाओं की माप और क्षेत्रफल पता कीजिए। तो यहाँ क्या दिया है, किसी आयत की दो आसन भुजा। तो कोई आयत है जिसकी दो आसन भुजाएं, आसन भुजाओं की माप क्रमशः कितना है, 5 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर है। और स्केल गुणांक क्या मानना है हम लोग को, पहला 0.8 मानना है, और जो नए आयत प्राप्त होगा उनकी भुजाओं का माप लेना है और उनका क्षेत्रफल पता करना है। तो आइए देखते हैं। पहला में स्केल गुणांक 0.8 लेंगे, यानी कि 0.8 का क्या करना है, 5 में मल्टीप्लाई और 7.5 में मल्टीप्लाई। तो जो स्केल गुणांक 0.8 लेंगे तो उसके अनुसार से हम लोग को क्या मिल जाएगा, जो आयत प्राप्त होगा उसका हम लोग को भुजाएं, आसन भुजाएं क्रमशः मिल जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए करते हैं। तो पहला नंबर के लिए दिया था आसन गुणांक, स्केल गुणांक दिया है, स्केल गुणांक दिया है, स्केल गुणांक इज इक्वल टू 0.8 ये दिया था पहले के लिए। और उनके आसन भुजाएं क्रमशः क्या दिया था, यहाँ पर लिख देते हैं। आयत की, तो ये दिया था स्केल गुणांक 0.8 दिया था, और आयत की दो आसन भुजाओं की माप क्रमशः 5 सेंटीमीटर व 7.5 सेंटीमीटर ये दिया था। तो हम लोग को आसन गुणांक स्केल गुणांक 0.8 लेते हुए क्या करना था, इन्हीं यानी कि जो आयत दिया था जिसकी भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर है, उनका माप ज्ञात करना है और उनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, अतः गुणांक यानी कि स्केल गुणांक 0.8 से नए आयत की भुजाओं की माप, नए आयत की भुजाओं की माप क्या हो जाएगा, इस 0.8 का क्या कर देंगे, क्रमशः 5 और 7.5 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 0.8 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4.00 सेंटीमीटर, यानी कि 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसी तरीके से 7.5 मल्टीप्लाई 0.8, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6.00, यानी कि 6 सेंटीमीटर। तो जब हम लोग स्केल गुणांक क्या लिए, 0.8 लिए, तो जो नए आयत है उसका माप क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर ये हो गया आयत की माप, यानी कि उनके आसन भुजाओं की माप। तो अब क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणी चौड़ाई होता है। तो ये लंबाई, ये चौड़ाई। तो क्या हो जाएगा, अतः नए आयत का क्षेत्रफल, तो नए आयत का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू
24 वर्ग सेंटीमीटर, 24 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब आगे। तो आगे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 इसी तरीके से बनाएंगे जैसे 1 को हम लोग बनाए उस तरीके से। तो आइए देखते हैं अब आगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आकृति 12.1। तो ये है आकृति 12.1 में एम एन समांतर एस टी। क्या बोला है? एम, ये इस तरीके से एक त्रिभुज था जिसमें क्या बोला है एम एन। तो ये एम एन है वो किसके समांतर है? एस टी के समांतर है। ये समांतर है यानी कि एम एन और एस टी दोनों समांतर हैं। तब क्या बोला है? निम्न का मान पता कीजिए। किसका? टी एन बाई एन आर। तो टी एन देखते हैं कहाँ है, ये टी एन बाई एन आर, ये एन आर। तो इसका मान हम लोग को पता करना है। और दूसरे क्वेश्चन में किसका पता करना है? टी आर अपॉन एन आर, इसका मान। और तीसरे में क्या है? टी एन अपॉन आर टी। तो ये पता लगाना है। तो आइए देखते हैं पहला इसको, टी एन बाई एन आर का मान, यानी कि ये टी एन अपॉन एन आर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। इस तरीके से एक त्रिभुज था टी एस आर जिसमें टी एम कितना है? 6 है और एम एस 3 है। तो यहाँ पर क्या पता लगाना है? टी एन और ये टी एन बाई आर, ये सॉरी एन आर, इसका मान पता करना है। और टी आर, ये टी आर, ये टी आर और एन आर, इसका मान पता करना है। और पता करना है हम लोग को ये टी एन अपॉन आर टी, इसका मान पता करना है। और जिसके लिए क्या दिया है? आर एम का मान 6 दिया है और एम एस का मान 3 दिया है। तो आइए ज्ञात करते हैं। तो ये हल नंबर 3। तो इस तरीके से त्रिभुज दिया था जिसमें आर एम का मान 6 है और एम एस का मान 3 है। तो ये इसका मान हम लोग को ज्ञात करना है। पहला जो क्वेश्चन था हम लोग का टी एन, ये टी एन अपॉन एन आर, इसका मान ज्ञात करना है, यानी कि टी एन अपॉन एन आर का मान ज्ञात करना है। तो उसके लिए क्या दिया था? दिया है एम एन समांतर एस टी। तो ये दिया था एम एन समांतर क्या है? एस टी है। ये दोनों समांतर हैं। आधारभूत प्रमेय इससे पहले हम लोग पढ़े हैं कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो ये त्रिभुज आर एस टी है जिसके एक भुजा एस टी के समांतर कौन है? एम एन है। तो क्या होगा यहाँ पर? आर एम अपॉन एम एस इज इक्वल टू क्या होता है? आर एन अपॉन एन टी, ये बराबर होता है। यानी कि इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या लगाना है? आधारभूत प्रमेय लगाना है। तो आइए लगाते हैं। इतना दिया था तो अतः एम एन रेखा, ये एम एन रेखा क्या होगा? आर एस। तो ये आर एस है और आर टी। तो ये आर टी है को समान अनुपात में विभाजित करेगी। ये आधारभूत प्रमेय लगा दिए। तो अब यहाँ पर लिखते हैं हम लोग। तो इसलिए क्या हो जाएगा? आर एम तो ये आर एम अपॉन एम एस इज इक्वल टू, ये इसमें आर एम अपॉन एम एस उसी तरीके से क्या हो जाएगा? इज इक्वल आर एन अपॉन एन टी। तो ये हो जाएगा। तो लगा देते हैं इसमें। तो क्या हो जाएगा? आर एम अपॉन एम एस इज इक्वल टू आर एन अपॉन एन टी। तो ये हो गया। इतना समझ गए। अब यहाँ पर मान रख देते हैं।
या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, RM अपॉन MS इज इक्वल टू NR। इसको RN है तो इसको NR भी लिख सकते हैं, तो ये लिख दिए, और ये TN, तो ये हो जाएगा। ये क्या लिख दिए, इसको RN था तो इसको क्या लिख सकते हैं, NR लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या था, NT था तो इसको TN लिख दिया, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग को वही क्या ज्ञात करना था, NR और TN का मान ज्ञात करना था, तो इसके लिए इसको व्यवस्थित कर दिए। अब यहाँ पर मान रख देते हैं। तो हम लोग को क्या ज्ञात करना था, क्वेश्चन था हम लोग का TN ऊपर था, NR नीचे था, तो इसको क्या कर देंगे, पलट देंगे, तो दोनों पक्ष को पलट देंगे, तो क्या हो जाएगा, इसको पलटेंगे तो MS अपॉन RM हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ TN अपॉन NR, तो ये हो जाएगा, तो ये TN अपॉन NR हो गया। इसी का मान हम लोग को ज्ञात करना है, अब इसका मान हम लोग को पता है तो रख देते हैं। तो यहाँ पर दिया है MS इज इक्वल टू 3 दिया था, तथा RM इज इक्वल टू 6 इतना दिया था। तो अब यहाँ पर मान रख देते हैं हम लोग, तो मान रख देते हैं किसमें, इसमें MS का मान 3 रख देंगे, तो इसलिए क्या हो जाएगा, TN अपॉन NR इज इक्वल टू, इसके जगह क्या रखेंगे 3, ये 3 हो गया, अपॉन 6, इसको सरल कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब आगे। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरीके से इसमें आधारभूत प्रमेय लगा के बनाना है, जिस अनुपात में ज्ञात करना है वैसे ही अनुपात को ले लेना है। जैसे TR अपॉन यहाँ पर NR ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, TR, ये TR अपॉन NR, तो इधर से भी ले लेंगे, क्या ले लेंगे, ये TR किसके होगा, SR के बराबर, और SR क्या है, SM और MR से मिलकर बना है, यानी कि 3 + 6 दोनों को प्लस कर देंगे, और NR तो यहाँ पर NR, तो यहाँ क्या लेंगे, ये होगा उसके समांतर है, यानी कि समान अनुपात MR, तो उसके अनुपात में लेकर बना लेंगे ये दोनों क्वेश्चन को। तो आइए देखते हैं अब आगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का उपयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय को उपयोग करना है और सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज की एक भुजा, तो एक त्रिभुज है जिसकी एक भुजा, तो त्रिभुज में कुल कितने भुजा होते हैं, 3 भुजा होते हैं, जिसमें से क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, एक भुजा लेना है और उसके मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, तो दूसरी भुजा के समांतर खींचेंगे रेखा, तो वह क्या होगा, रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, तो ये सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं। तो हल नंबर 4, तो मान लेते हैं हम लोग, माना ABC, तो माना त्रिभुज ABC है, तो एक त्रिभुज मान लेते हैं हम लोग। आप लोग अच्छे से पेंसिल और स्केल की सहायता से बनाएंगे। तो ये मान लिए एक त्रिभुज है इस तरीके से ABC, तो एक त्रिभुज ABC है जिसमें क्या बोला था, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय लगाना था, तो एक त्रिभुज ले लिए, फिर उसमें किसी एक भुजा के मध्य बिंदु, तो कोई एक भुजा के मध्य बिंदु हम लोग ये ले लेते हैं, ये मध्य बिंदु ले लिए, AB एक भुजा है, त्रिभुज है जिसमें 3 भुजा है, AB BC और CA है, तो जिसमें से एक भुजा हम लोग AB को ले रहे हैं और उसका कौन सा मध्य बिंदु लेना है। क्वेश्चन में बोला था मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींचेंगे, तो ये पहली भुजा मान लिए, तो ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, तो ये मध्य बिंदु लिए पहला का, तो ये मध्य बिंदु है ये। अब यहाँ से क्या करने बोला है,
कि ये दूसरी भुजा BC इसके समांतर खींचेंगे। कहाँ से? यहाँ से, इस तरीके से, ये ऐसा, ये समांतर खींचेंगे तो तीसरी भुजा को क्या करेगा? ये तीसरी भुजा AC है तो इसको समान अनुपात में बांटेगा, यानी कि तीसरी भुजा को समद्विभाजित करेगा। समद्विभाजित यानी कि जहाँ पर भी प्रतिच्छेद होगा, ये मान लेते हैं पहली भुजा AB का मध्य बिंदु D है तो यहाँ से हम लोग समांतर रेखा खींचे, ये सॉरी समांतर किसके खींचे? दूसरी भुजा BC के, तो इसी के समांतर ये खींच दिए तो तीसरी भुजा को क्या करेगा? समद्विभाजित। तो मान लीजिए तीसरी को कहाँ विभाजित कर रहा है? E पर, तो यहाँ से क्या होगा? यानी कि ये E से लेकर A की दूरी और E से लेकर C की दूरी, ये दूरी बराबर होगा, तो यानी कि इसको AC को बराबर भाग में बांटेगा कौन? बिंदु E। तो यही सिद्ध करना है हम लोग को। तो ये चित्र समझ गए? तो ये हो गया। तो ये त्रिभुज ABC है जिसका मध्य बिंदु जिसमें भुजा AB का मध्य बिंदु D है। तो मध्य बिंदु D है तो दिया है क्या दिया था? ये समांतर है बोला था, ये DE समांतर BC, इसके समांतर खींचने बोला था। और क्या दिया था? ये AD इज इक्वल टू BD। तो ये मध्य बिंदु है D किसका? AB का, तो क्या होगा? AD इज इक्वल टू DB बराबर होगा, क्योंकि D मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु है तो यहाँ से A की दूरी और B की दूरी क्या होगा? बराबर होगा, तो ये हो जाएगा। और क्या है? DE समांतर BC, ये खींचने बोला था, तो ये इतना हो गया। तो अतः आधारभूत प्रमेय लग जाएगा यहाँ पर। तो अतः आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय लगा देंगे। तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय क्या होता है? AD अपॉन DB। तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू क्या होगा? इधर AE अपॉन EC, ये हो जाएगा। तो इतना समझ गए? अब यहाँ पर क्या है? AD और DB क्या है? बराबर है, तो ये बराबर दिया है। तो DB की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? AD लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? AD अपॉन AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AE अपॉन EC, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? चूंकि AD इज इक्वल टू BD, ये दिया है। तो इतना समझ गए? तो यहाँ से ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 1 इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये हो जाएगा। तो यहाँ से तिर्यक गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? AE इज इक्वल टू EC, ये बराबर हो गया। यानी कि AE इज इक्वल टू EC, तो ये दोनों क्या है? बराबर होगा बोला था सिद्ध करना, तो ये हम लोग का बराबर हो गया। तो यही सिद्ध करना था। तो अतः AC का मध्य बिंदु है। तो इस प्रकार DE AC को समद्विभाजित करती है। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आज का क्लास यही तक। तो आइए होमवर्क देख लेते हैं आप लोगों का। तो होमवर्क में रहेगा ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड और क्वेश्चन नंबर 3 का ये सेकेंड और थर्ड। तो ये आज का होमवर्क रहेगा आप लोगों का। तो आज का क्लास यही तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके, बाय।